गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों, हम आपका चैप्टर कवर कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने किया था इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन फिजिकल प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन केमिकल प्रोसेस। सो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन केमिकल प्रोसेस में आपने रिएक्शंस की थी। कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं बच्चों? 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक तो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। उसमें आपने कवर की थी रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होती है रिवर्सिबल रिएक्शन? वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो रही होती है एंड एट द सेम टाइम वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होती है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमने किया था आपकी क्लास में। बच्चों आज का आपका टॉपिक है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपको पता है जो कंप्लीट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसके इक्वल होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका टॉपिक बच्चों KF/KB। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व। बच्चों कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं, आप कोई भी कंसंट्रेशन ले, कितनी भी क्वांटिटी में आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, इस वैल्यू पर क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी आपकी रिएक्टेंट की है उस वैल्यू पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती ही नहीं है। आप कुछ भी कंसंट्रेशन ले रिएक्टेंट की, सो क्या होगा? आपके रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करना शुरू करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शुरू होगा। सो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ कहां पर वर्क करेगा? जब आपके रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही होती है उसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। तब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपने रिएक्टेंट कितनी क्वांटिटी में लिए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बच्चों कैटलिस्ट का क्या वर्क होता है किसी भी रिएक्शन में? कैटलिस्ट का वर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर उसको डिक्रीज कर सकते हैं। किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। मैंने आपको बच्चों कल भी बताया था, अगर आप इनिशियल स्टेज जो होती है, आप रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट भी ले सकते हैं जिनसे रिएक्टेंट बनेंगे। सो आपने क्या लिया है? सबसे पहले रिएक्टेंट लिए हैं या प्रोडक्ट लिए हैं, इस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं डिपेंड करता। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल। बच्चों जो इनर्ट मटेरियल, जो मटेरियल्स, जो सब्सटेंसेस रिएक्शन को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करते, उन पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। सो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स: इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल। लेकिन किस पर डिपेंड करती है? आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। आप उस रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं is dependent on the following factor. So first is the mode of representation of the reaction. The mode of representation of the reaction. Suppose कीजिए आपके पास में रिएक्शन है जिसमें आपके पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B, जो आपस में रिएक्ट करके
ये है बच्चों किसके लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपको पता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन का और रेट ऑफ द रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन की इक्वल होगी किसके, रेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था हम उसमें भी क्या करते हैं बच्चों, जो कोएफिशिएंट होता है उसे किस में लिखते हैं, पावर में लिखते हैं। सो नेक्स्ट है स्टोइचियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सपोज करो बच्चों आपके पास एक रिएक्शन है 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, N2+2O2। किस स्टेट में है बच्चों, गैसियस एंड ऑक्सीजन भी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें किसके लिए, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होकर क्या बना रही है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट N2O2। बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देखिए O2 कितने मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, 2। और कल जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था तो हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कहाँ लिखते हैं, पावर में। सो O2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट इज अपॉन रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास रिएक्टेंट का क्या है, NO2 और इसके सामने में बच्चों क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, 2। सो आप 2 को कहाँ लिखेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को स्क्वायर में। अगेन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वापस से क्या बना रहे होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो प्रोडक्ट क्या है अब, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 स्क्वायर एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो बच्चों अगर आप इस रिएक्शन को, सेकेंड रिएक्शन को हमारे पास जो पहली रिएक्शन है अगर इसे मैं हाफ से डिवाइड करूं तो क्या होगा, NO2 N2 प्लस O2, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। सो क्या होगा सेकेंड रिएक्शन के लिए, सो आपकी रिएक्शन है बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना रही है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट है स्टोइचियोमेट्रिक representation of the chemical reaction। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होकर क्या बना रही है, नाइट्रोजन किस स्टेट में है, गैसियस एंड ऑक्सीजन। ये भी किस स्टेट में है, गैसियस। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अगर मैं इसी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे, हाफ से, तो क्या होगा, NO2 2 से अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन को डिवाइड करूं तो यहाँ
स्क्वायर, सेम एज ऑक्सीजन के एक्टिव मास का भी स्क्वायर। सो ये था बच्चों फर्स्ट रिएक्शन के लिए। फॉर सेकंड रिएक्शन के लिए क्या होगा? सेकेंड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? Kc डैश से। सो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट नाइट्रोजन, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ एंड ऑक्सीजन एंड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो यहां पर देखो बच्चों क्या होता है, एक्टिव मास फर्स्ट रिएक्शन का किसके इक्वल है? एक्टिव मास फॉर सेकेंड रिएक्शन। सिर्फ किसका डिफरेंस है? पावर्स का डिफरेंस है। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या कर दूं? उसकी स्क्वायर कर दूं। सो Kc डैश स्क्वायर क्या होगा? N2 O2 NO2 का स्क्वायर। इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा? जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और Kc किसके इक्वल होगा? Kc डैश स्क्वायर के। सो Kc डैश स्क्वायर इक्वल्स टू Kc। और अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर हटाऊं तो Kc का क्या हो जाएगा? अंडर रूट। सो Kc डैश इक्वल्स टू अंडर रूट Kc। सो बच्चों इन पर डिपेंड करती है किसकी? स्टोइचोमेट्रिक, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। स्टोइचोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड फर्स्ट वन वाज the mode of representation of the reaction. Next is relation between Kp and Kc. So next बच्चों आपका टॉपिक है relation between Kp and Kc. रिलेशन क्या हो गया बच्चों? Kp एंड Kc के बीच Kp इक्वल्स टू Kc इनटू RT की पावर डेल्टा Ng, जहां पर डेल्टा Ng क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या है बच्चों? डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो तीन केस होते हैं बच्चों। केस 1 है अगर डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सो अगर डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है सो RT की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव अगर वैल्यू आएगी सो क्या होगा? डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है सो RT की वैल्यू ज्यादा आएगी। सो Kp क्या होगा? ग्रेटर देन Kc। केस सेकंड है इफ डेल्टा Ng स्मॉलर देन 0। अगर डेल्टा Ng आपका 0 से भी कम है सो वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। सो Kp क्या होगा? स्मॉलर देन Kc। थर्ड वन इज अगर डेल्टा Ng किसके इक्वल है? 0 के। सो आपको पता है
के, या आप कह सकते हैं यहां से आप T इक्वल्स टू 1 अपॉन R भी लिख सकते हैं, कुछ भी पुट करें आप तो क्या होगा, अगर आप लिख रहे हैं T इक्वल्स टू 1 अपॉन R, सो R से R कैंसिल हो जाएगा, अगेन टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और Kp किसके इक्वल होगा, Kc के। सो ये है बच्चों रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Kp इज ग्रेटर देन Kc 4। Nitrogen plus hydrogen and they are forming ammonia, N2 gas plus 3H2 gas and ammonia का formation हो रहा है। Next is hydrogen plus iodine and they are forming hydrogen iodide। Fourth one is N2O4 2NO3 So पहली रिएक्शन है बच्चों नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं अमोनिया, एंड सेकंड रिएक्शन है हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। थर्ड रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड फोर्थ रिएक्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड 2NO3। ठीक है, सो आपको बताना है Kp किसके लिए ज्यादा होगा और किसके लिए कम होगा। तो सिंपल सी बात है, आप किससे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा Ng से। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करने हैं बच्चों मोल्स माइनस करने हैं। सो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, रिएक्टेंट के मोल्स, क्योंकि डेल्टा Ng का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2 और यहाँ पे रिएक्टेंट के 3 + 1 4 -3। सो ये क्या है माइनस में है, अगर माइनस में है डेल्टा Ng की वैल्यू सो Kp क्या होगा छोटा। सो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन डेल्टा Ng सेकंड रिएक्शन के लिए आप निकालो क्या आएगा 2 - 2। सो 2 - 2 तो ये तो बच्चों क्या है 0 0 है तो Kp किसके इक्वल होगा Kc के। सो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन
फाइंड Kc अपॉन Kp। फाइंड Kc अपॉन Kp। सो क्या होगा बच्चों, कैसे निकालोगे आप? डेल्टा Ng की वैल्यू निकालो पहले। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। और क्या रिलेशन होता है? Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। सो आप वैल्यू रखो Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर -1। माइनस में है बच्चों तो किस में चला जाएगा? अपॉन में। सो Kc अपॉन RT इक्वल्स टू Kp। यहां से आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है Kc एंड Kp का। सो Kc अपॉन Kp क्या होगा? Kc अपॉन Kp, आप इसको इधर ले जाओ राइट साइड, इक्वल्स टू किसके होगा? RT के। सो ये है सेकंड क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? Kc अपॉन Kp इक्वल्स टू RT। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find temperature in Kelvin when Kp in atmosphere and रेशियो है बच्चों Kp अपॉन Kc। Kp अपॉन Kc आपको दिया हुआ है 3 4। रिएक्शन है आपकी SO2Cl2 डिकम्पोज हो रहा है SO2 में एंड Cl2 गैस में। सो बच्चों आपको टेम्परेचर निकालना है और आपको वैल्यू दी हुई है Kp एंड Kc की। सो क्या होगा? सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? डेल्टा Ng की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो क्या आएगा? 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। रिलेशन क्या होती है? Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। So Kp upon Kc, RT की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है? 1। सो डेल्टा Ng की जगह आप क्या रखोगे? 1। सो क्या आ जाएगा? RT एंड Kp upon Kc आपको क्या दिया हुआ है? 3। सो 3 इक्वल्स टू RT। यहाँ से टेम्परेचर आपको निकालना है, क्या होगा? T इक्वल्स टू 3 अपॉन R। और आप निकाल सकते हैं R की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 12। सो 3 अपॉन 1 अपॉन 12। सो कितना आ जाएगा? 36। और आप इसको 3 अपॉन R पर भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the Kp for the reaction at 191 degree Celsius। The Kp for the reaction at 191 degree Celsius is 1.24। find Kc is 1.24
जब मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा 178.36 अपॉन 3। इसे जब आप डिवाइड करेंगे सो आएगा 59.453। और यहाँ पे क्या है बच्चों, केसी का स्क्वायर। सो जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। सो वैल्यू क्या होगी 7.710। तो इसके लिए केसी की वैल्यू कितनी है, केसी इक्वल्स टू 7.710। सो नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ के, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।